अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आमिर मतीन। आज हमारी को एंकर सरबत वलीम हमारे साथ मौजूद नहीं है और मैं ख़ुद ही अपने मुकाबिल होऊंगा। शुरू करेंगे आइनी तरमीम से कि पाकिस्तान की मुतनाज़ा तरीन पार्लियामेंट ने मुतनाज़ा तरीन तरीके से मुतनाज़ा तरीन जो आइन का तरमीम का ये जो पैकेज पास किया है, एक तरफ तो खुशियों के शादियाने अभी भी बजाए जा रहे हैं, मुबारकबादें दी जा रही हैं, और दूसरी तरफ इसके जूजू खदोखाल जो हैं वो मज़ीद यहाँ हो रहे हैं। तो एक एहसास हो रहा है कि बहुत बड़ा एक तनाज़ा खड़ा हो गया है, कन्फ्यूजन है बहुत ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा घुटन का एहसास भी हो रहा है। तकरीबन मेजॉरिटी जो वकला की है उनकी तरफ से, जमहूरियत पसंद लोगों से, सिविल सोसाइटी से, मीडिया के बहुत बड़े हलके में उसकी इस्तराब पाया जाता है। और जिस तरह मुनीर मलिक साहब ने आज कहा, सीनियर लॉयर हैं और 2007 की जो लॉयर्स मूवमेंट के रुए रवां थे, उनके बकौल कंट्रोल्ड जमहूरियत के बाद अब कंट्रोल्ड अदलिया है। तो पहले ही इस मुल्क के अंदर एक अशराफिया का एलीट कैप्चर एक हमेशा से है कि वो जकड़ जो कि अशराफिया ने यूँ की भी है, जिसकी वजह से यहाँ पे उनका हर चीज़ पे वो कब्ज़े हैं, हर चीज़ पे एक आपस में एक गठजोड़ नज़र आता है, जिसकी वजह से पाकिस्तान की आवाम के महंगाई के मसाइल, IPP की एक मिसाल है उसके सामने वो रहती है। वो जकड़ ज़्यादा मजबूत लगता है हो रही है कि पहले वो उसको लीड कैप्चर से वो फिर उसको मज़ीद मजबूत किया गया बूथ कैप्चरिंग के ज़रिए के जो 8 फरवरी को इलेक्शन हुआ, नहायत मुतनाज़ा इलेक्शन थे, तो उसके नतीजे में बूथ कैप्चर से फिर पार्लियामेंट कैप्चर हुई, पार्लियामेंट से फिर एग्जेक्टिव जो है हुकूमत कैप्चर हुई। अब उस एग्जेक्टिव के ज़रिए अदलिया को कैप्चर किया गया है कि टोटली जो है उसको एग्जेक्टिव के ताबे कर लिया गया है, और उसकी खुशियाँ भी मनाई जा रही हैं कि जिस तरह बहुत बड़ा कोई एक कारनामा अंजाम दे दिया है, और लोगों से दाद भी मांग रहे हैं। तो वहाँ पे अब ये है कि कुछ, आज मैं एक बड़े सीनियर वकील से बात कर रहा था, उनसे उनके तासुरात ले रहा था, उन्होंने कहा यार ये एक लतीफ़ा है कि ये सिर्फ ये इसके पीछे बदनीति सिर्फ नहीं थी, ये एक बड़ा बैडली ड्राफ्टेड अमेंडमेंट्स हैं कि उसकी वजह से इतने ज़्यादा कन्फ्यूजन फैल गया है कि तनाज़ात खड़े हो गए हैं। अब जब अदालतों में आएगा तो जिस तरह कल मंसूर अली शाह साहब फरमा रहे थे कि जनाब मुझे भी कुछ दिन लगेंगे समझने में, पता नहीं कौन सा केस, ये फ़ैसला करना बड़ा मुश्किल होगा कि कौन से केसेस रेगुलर अदालत में जाएंगे, कौन से केसेस जो हैं आइनी अदालत में जाएंगे। वो वर्चुअली आइनी बेंच नहीं है, वो एक पैरेलल अदालत साथ में उन्होंने खड़ी कर दी है। ये एक बहुत बड़ा, सबसे बड़ा कन्फ्यूजन तो ये है। फिर इसके अंदर एक यूनिवर्सल जो प्रिंसिपल्स हैं कि आप अपनी ही मसले के ऊपर ख़ुद जज नहीं हो सकते हैं। जो आइनी मसले होते हैं उसके अंदर ज़्यादातर जो हुकूमत के वो ख़िलाफ़ होते हैं, हुकूमत के बारे में होते हैं, तो हुकूमत अपने ही बारे में जो शिकायत होंगी उसके अंदर वो जो बनाई गया है, जो तरीक़ाकार बनाया गया है जुडिशल कमीशन का, उसके अंदर हुकूमत की अक्सरियत है, तो वो अपनी मर्ज़ी का बेंच बनाएंगे अपने ही मसाइल के ऊपर। तो ये एक बिल्कुल कानून की, आइन की, तमाम यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स के ये अगेंस्ट एक चीज़ है। फिर एग्जेक्टिव के ताबे होना, अदलिया की इंडिपेंडेंस जो है, हमारे आइन के अंदर एक ट्राइकोटमी ऑफ पावर है कि इंतज़ामिया, मुकन्ना और अदलिया, इनके अलग-अलग रोल हैं, उनकी जो है चेक एंड बैलेंस का निज़ाम है। तो वो सारा के सारा अब जो निज़ाम डिस्टर्ब हो गया, और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी जो है उसके ऊपर एक बहुत बड़ी कदगन आ चुकी भी है। फिर उसके बाद ये जजों की तैनाती, चीफ जस्टिस की, जिस तरह की अभी तैनाती का आज ये इशू खड़ा हुआ है इस वक्त, जो लेटेस्ट ये है कि अभी तक वो कमेटी मिल रही है। अब ये है कि PTI उसमें से कमेटी में उन्होंने शमूलियत इख्तियार कर ली है, मगर वो मीटिंग के अंदर हिस्सा नहीं, एहतजाजन वो उसमें से उसका हिस्सा नहीं बन रहे। तो ये अब लेला पोती करके उसको शुगर कोटिंग कर रहे हैं कि जनाब ये बड़ी कोई मुतफ़क्का चीज़ हो गई है। तो वो ये मुतफ़क्का होने का नहीं देखते, और अभी उसका नाम नहीं फाइनल हुआ कि सीनियर तीन जो जज हज़रात है उसमें से किसको चीफ जस्टिस बनाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है। दूसरा, जजेस की तैनाती के हवाले से जो कमेटी बनाई गई है उसके अंदर भी हुकूमत की अक्सरियत है,
और उसके बाद सूरत हाल ये है कि तमाम चाहे सुप्रीम कोर्ट के जजेज़ हों, हाई कोर्ट के जजेज़ हों, वो सारे जो है उनकी नज़र हुकूमत की तरफ हुआ करेगी। जिस तरह का निज़ाम बना दिया है कि क्या इंसाफ करना है या हुकूमत को खुश करना है, ये एक सबसे बड़ा क्राइटेरियन बन गया है, जिससे कि सारा निज़ाम जकड़ा गया है। वफाक में तो है ही है, सूबों में ज़्यादा, और सूबों में भी ख़ास तौर पे केपी और बलूचिस्तान जो कि बड़े ही हसास सूबे हैं, वहाँ पे पहले ही बलूचिस्तान में इंसर्जेंसी चलती है और दहशतगर्दी के वाक़यात केपी में बहुत ज़्यादा होते रहते हैं। तो बलूचिस्तान में ख़ास तौर पे जो है वहाँ पे जब ये आईनी अदालत बनाई जाएगी, इसी तरह वहाँ भी जो है अपनी मर्ज़ी का बेंच होगा और अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले आएंगे। तो वहाँ 199 के तहत फॉर एग्ज़ाम्पल जिस तरह रिलीफ़ मिल जाता था सूबों में, वो सूबों के इख्तियार इस्तेमाल करके वो कर लेते थे। तो बलूचिस्तान में ख़ास तौर पे तो वो एक उसका एक पॉलिटिकल इम्पैक्ट आएगा, पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस हैं उसके। और पहले ही वहाँ पे नेशनलिस्ट जो हैं वाइप आउट हो चुके हुए हैं या उनको दीवार के साथ लगा दिया गया है। अख्तर मेंगल साहब वाहिद उनके जो MNA थे, 2 MNA गलबन, वो रिज़ाइन कर चुके हुए हैं, और उनके दो सेनेटर्स हैं, उनको जिन हालात में एक अजीब कन्फ्यूजन हुआ है, उनको उन्होंने वोट जो है आईनी तरमीम के लिए दिया है। वो एक लतीफ़ा बना हुआ है कि पहले उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस आई कि मेरे साथ बुरा सलूक हुआ, फिर उनकी अपनी ही वो आई कि नहीं मुझसे प्रेस कॉन्फ्रेंस ज़बरदस्ती करवाई गई। मगर ओवरऑल जो उससे तासुर ये गया है कि बलोच नेशनलिस्ट वहाँ पे वो उनके अंदर जो पहले ही उनकी बड़ी शिकायत रहती हैं शायद वो बढ़ जाएंगी। तो ओवरऑल इससे जो मसला है, मगर अभी लेटेस्ट इस वक्त जो फंसा हुआ मसला वो है कि चीफ़ जस्टिस किसको लगाया जाएगा, ये कमेटी ने अभी फ़ैसला करना है, वो अभी नहीं कर पा रही है। और इशू ये है कि जो भी बन जाएगा, पहली बात तो ये है कि उसके वो इख्तियार ही नहीं रहेंगे, और अभी क्लियर ही नहीं है। जिस तरह मैंने कहा कि ये तनाज़ा के रेगुलर अदालत के पास क्या इख्तियारात रह जाएंगे और कौन सा केस है जो कि आईनी होगा नहीं होगा। तो वो जो बेख्तियार जो अब सुप्रीम कोर्ट रह जाएगी उसके चीफ़ जस्टिस का अब ये देखना है कि जस्टिस जो लगता है इम्कान है कि यह जस्टिस मंसूर अली शाह हो सकता है कि इसके तनाज़े को कम करने के लिए उनको लगा दिया जाए, या अफरीदी साहब को, जज साहब को लगा दिया जाए। तो एक ये भी एक इशू है कि यगिया अफरीदी अगर इनकार कर दें एक बेख्तियार चीफ़ जस्टिस बनने का, या कम अज़ कम ये तासुर देने का कि ये जजों के दरमियान तकसीम करवाई गई है, तो फिर ये क्वेश्चन आता है कि क्या चौथे नंबर पे जो जस्टिस अमीनुद्दीन है वो लगेंगे, या वो जो पहले 2 सीनियर जस्टिस मुनीब या जस्टिस मंसूर में से ये फ़ैसला होना है। इसके ऊपर भी आईनी माहिरीन जो है वो बहस कर रहे हैं। तो पहले हमारे साथ जो इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है हमारे सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, जुडिशरी को कवर करते हैं, साकिब से भी लेटेस्ट कर लेंगे। साकिब, इस वक्त कमेटी के अभी वो मीटिंग्स चल रही हैं और क्या इम्कान है कि क्या होगा, कब होगा और उसके क्या असरात पड़ेंगे? कमेटी की मीटिंग चल रही है, 9 रुकनी कमेटी बैठी हुई है। 3 क्योंकि PTI के थे तो उन्होंने तो बाइकाट किया हुआ है, तो 9 रुकनी में भी जो 8 मेंबर जो है वो जिसके हक़ में वोट देंगे उसको चीफ़ जस्टिस जो है बनाया जाएगा। उमूमी तौर पर तो जब भी चीफ़ जस्टिस हाई कोर्ट की तैनाती या जजेस की एलिवेशन होती है तो उसका प्रोफाइल मंगवाया जाता है, उनकी जजमेंट्स, उनका ट्रैक रिकॉर्ड, मेरिट, सारी चीज़ें जो है, फिटनेस, हर चीज़ देखी जाती है। अब ये देखना है कि ये कमेटी क्योंकि 1-1.5 घंटा हुआ बैठी है, तो प्रोफाइल तो उन्होंने मंगवा लिया था रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से, तो अब उस प्रोफाइल को क्या देखेंगे, जाँचेंगे। अगर जस्टिस मंसूर अली शाह फ़र्ज़ करें उनको माइनस कर रहा है तो किस बुनियाद पर, बहुत सॉलिड रीज़न देना होगी। जस्टिस मंसूर अली शाह जो है वो बड़े ही दबंग जज है, इंडिपेंडेंट माइंड है उनका बड़ा ट्रैक रिकॉर्ड है। इंतजामी साइड पे लाहौर हाई कोर्ट में उन्होंने सर्व किया। क्रॉस द बोर्ड वो पाकिस्तान के उन बड़े कम जजेस में हैं जिनकी अपने टेन्योर के अंदर बहुत इज्जत कमाई है, ना सिर्फ के पाकिस्तान में, इंटरनेशनली उनका रिनाउन है और लोग उनकी बड़ी पाकिस्तान के बाहर भी कदर करते हैं एज ए जूरिस्ट, एज एन इंटेलेक्चुअल। जी जारी रखिएगा। जी बिल्कुल। तो उनको क्रॉस करने के लिए या माइनस करने के लिए सॉलिड, अलग अगरचे इन कैमरा प्रोसीडिंग्स हैं वो रीज़न सामने तो नहीं आएंगी, लेकिन इंटरनली सॉलिड रीजंस उनको देना होगी। अगर उनको क्रॉस करके मुनीब अख्तर तक जाते हैं तो मुनीब अख्तर को क्यों जो है वो इग्नोर कर रहे हैं, ये उनकी भी सॉलिड रीज़न देना होगी। फिर याया अफरीदी तक जो है वो आना, सिर्फ ये नहीं कहा जा सकता कि कोई 12 जुलाई का फैसला किसी को पसंद नहीं आया तो इसलिए जस्टिस मंसूर अली शाह को नहीं रखना।
वैसे वो पब्लिकली 2-4 दफा कह चुके हैं, छुपाया नहीं है। बिलावल भुट्टो साहब ने साफ ही कहा दिया हुआ है, रीजन तो उन्होंने जो पहले दिए हुए हैं, अपना बेंट ऑफ माइंड शो किया हुआ है कि वो जी कंट्रोल नहीं कर सकते मंसूर अली शाह। और ख्वाजा आसिफ ये फरमा चुके हुए हैं कि अगर वो चीफ जस्टिस बन गए तो उनको खतरा है कि 8 फरवरी के इलेक्शन का ऑडिट हो जाएगा। सो एक बेंट दे चुके हुए हैं, आप जारी रखिएगा उसके अंदर, क्योंकि ज़्यादा मसला एक अहम और भी है कि अब ये जो 12 की जो बनाई गई है कमेटी, उसके अंदर 9 जो हैं वो एक JUI को भी बीच में ही शामिल कर लें तो वो गवर्नमेंट के हमायती हैं या जिन्होंने इस तरमीम में वोट दिया है। दूसरी तरफ 3 हैं और क्या खूबसूरती से इसकी हैयत बनाई गई है कि नॉर्मली जो पार्लियामेंट्री कमेटी का जो तस्वुर होता है उसके अंदर अपोजिशन और गवर्नमेंट के बराबर के लिए जाते हैं, जैसे कि इलेक्शन कमिश्नर के लिए तरीकाकार था कि अगर वो दोनों की तरफ से राज़ी हो जाए ठीक है, वरना प्राइम मिनिस्टर या एक कमेटी फैसला करती है। तो यहाँ पे उन्होंने नेशनल असम्बली में मुतनासिब नुमाइंदगी का सिलसिला कर दिया, वहाँ से जो है 2-2 ले लिए गए, ऐसा ही है। जी बिल्कुल इसी तरह ही हुआ है। और ये तो ऐसे लग रहा है कि ये पार्लिमानी कमेटी हो या आगे जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान बनना है, जिसने जजेस की तैनाती, जिसने आइनी बेंचेस की तैनाती हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट सब जगहों पे करनी है, वहाँ पे हुकूमत की अक्सरियत होगी, हुकूमत जो चाहेगी जब चाहेगी वो करेगी। तो ये एक कंट्रोल जो है वो हुकूमत के हाथ में होगा, जुडिशरी का, जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के एंगल से इसको देखा जा रहा है आइनी तरमीम को। तो जो जजेस हैं तो उनके हवाले से कि उनका जो पॉइंट है, एक अहम चीज़ आज के दिन ही हो गई, आगे चल के आपने डिस्कस करनी है, लेकिन मैं इसमें पॉइंट आउट कर दूं कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने जो वो मखसूस नशिस्तों के केस में अपना जो इख्तलाफ किया था उन्होंने 2 जजेस ने, तो उन्होंने एक बतौर एक जज जो है एक इजाफी नोट लिखा है और उस इजाफी नोट से तासुर ऐसे मिल रहा है कि जस्टिस मंसूर अली शाह को डायरेक्ट नाम ले लेकर एक टारगेट और इस तरह का किया गया है कि जस्टिस मंसूर अली शाह, और आज के दिन ही उनका एक मतलब प्रोफाइल बना के, शायद मुझे तो ऐसे लग रहा था जैसे कमेटी को जो है वो कमेटी उसको भी देखेगी कि ये तो पूरा अंदर से ही उनके खिलाफ जो है पूरी चार्जशीट। मैं इसी पे भी आना चाह रहा था कि अब फाइज ईसा साहब तकरीबन ये वो जा चुके हैं, बस 2-3 दिन रह गए हैं, मगर आखिरी वक्त तक वो अपना जो कैरेक्टर उनका 1.5-13 महीने में रहा है वो वही शो कर रहे हैं कि जाते वक्त इंसान कई दफ़ा माजी की अपनी कुछ चीज़ों के दूरतों को दूर करता है और कुछ ग्रेस दिखाता है, मगर ये जो फैसला आज इख्तलाफी नोट जो आया है वो बाकायदा वो फोकस करके जाते हुए गुस्सा निकाल के, इसकी ज़रा तफसीलात कुछ तो पढ़ दें आप अगर आपके पास हैं, मेरे पास वरना है कि जनाब उन्होंने भी वही जो पहले जजेस के मतलब कहा जाता था कि अक्सरियती फैसले पर अमल दरामद ज़रूरी नहीं है, अब ये कहना जो है या बाकी भी जो ऑब्जर्वेशंस हैं इसमें ये क्या कैसे देखते हैं? इसमें एक चीज़ जो है उन्होंने ऐसी बात लिखी है, उन्होंने अपना लिखा है कि 46 साल का उनका प्रोफेशनल कैरियर है, पहले वो वकील थे, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट जज और चीफ जस्टिस बने। तो 40 साल कैरियर में मैंने ऐसा नहीं देखा जो 8 जजेस ने किया है, लेकिन जो चीफ जस्टिस ने खुद लिखा है वो ये कह रहे हैं कि 8 जजेस, क्योंकि इसमें वजाहतों का एक रास्ता इन्होंने खोला हुआ था, तो 8 जजेस का फैसला गोया फैसला ही नहीं है। जब फैसला नहीं है तो वो बाइंडिंग नहीं है, जब बाइंडिंग नहीं है तो उस फैसले पर अमल दरामद ना होने से तौहीन अदालत भी नहीं लग सकती। पहले ये 2 जजेस ने कहा था तो उस वक्त बड़ा कोहराम मचा था और सारों ने सब कह रहे थे कि जनाब इन जजेस को ये नहीं कहना चाहिए था, कैसे कोई सुप्रीम कोर्ट का जज कह सकता है कि इसमें अमल दरामद ना करें। तो अब ये चीफ जस्टिस साहब, अभी तक चीफ जस्टिस हैं, वो खुद कह रहे हैं। मैं आपकी इजाज़त से हमें ज्वाइन किया है बैरिस्टर अहमद पंसोता साहब ने। पंसोता साहब, मैं पहले इस फैसले पर तो आएंगे, मैं ओवरऑल जो ये कुछ हुआ है, जो ये आइनी तरामीम का एक पैकेज जो आया है कि इससे अब क्या सूरत हाल है, क्या पाकिस्तान की जो जुडिशल हिस्ट्री में ये नया बाब का इजाफा, इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं? देखिए सर, इस आईनी तरमीम के 3 हिस्से हैं। एक हिस्सा है प्री अमेंडमेंट, एक अमेंडमेंट इटसेल्फ है, उसका जो कंटेंट है, और फिर ये एक अमेंडमेंट की रीजंस क्या है। मैं समझता हूँ जो प्री अमेंडमेंट प्रोसेस है सारे का सारा, अगर आप वो देखें तो वो किसी भी तरह आइन के आर्टिकल 238, 39 से मुताबिकत नहीं रखता। जस्ट बिकॉज की एक आइनी तरमीम लाई जा सकती है उसका मतलब ये नहीं है कि आप उस तरमीम को 1-1.5 घंटे में ले आए, 1 हफ्ते में ले आए। आपके प्रोग्राम में ही आइनी तरमीम की बात 18वीं की हुई थी, जिसमें 9 महीने बहस हुई थी, इस पर तो बहस ही कोई नहीं हुई। इतने इंपॉर्टेंट प्रोविजंस कॉन्स्टिट्यूशन के आप चेंज कर रहे हैं जिससे जुडिशरी को आप
आप अंडर कंट्रोल लाना चाह रहे हैं, लेकिन आपने उसके ऊपर बहस ही नहीं की, और बहस एक बहुत इंपॉर्टेंट इंटेग्रल पार्ट है। नंबर 2, आईनी तरमीम लाने का जो मकसद है वो बड़ा क्लियर नजर आता है कि एग्जीक्यूटिव वांट्स कंट्रोल ओवर द जुडिशरी, और वो कंट्रोल अनफेटेड कंट्रोल चाहते हैं। एक होता है कि विद इन द स्ट्रक्चर ऑफ जिसे कहते हैं सेपरेशन ऑफ पावर्स में रह के, लेकिन ये उससे बियॉन्ड जाके लेते हैं। अब उसके मतन पर आते हैं। उसका मतन हर प्रोविजन एक वाक़े की तरफ आपको इशारा देती है। मसलन आर्टिकल 1872 को आप जब लिमिट करते हैं तो आप कहना चाहते हैं कि जी हमें जो रिजर्व निशिस्तों वाला फैसला है वो नहीं पसंद। फिर आप आर्टिकल 1843 को रिस्ट्रिक्ट इसलिए करते हैं कि कल को जुडिशरी हमारे कोई सियासी अमल के अंदर दाखिलत ना करे। फिर आप कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बना के उसका प्रिजाइडिंग जज खुद चूज इसलिए करना चाहते हैं ताकि आपका एक एग्जीक्यूटिव का कंट्रोल रहे इन चूजिंग के कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटिकल मैटर्स जो हैं वो किस तरह डील होंगे, यानी कि अपने ही पॉलिटिकल इश्यूज जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट कैसे डील करेगी, आप उसको चूज करते हैं। इस चूजिंग के अमल को 1, 2, 3, 4, 5 कौन से नंबर से आप जज उठाते हैं, ये इन इटसेल्फ आर्टिकल 175A और 1 के स्पिरिट के खिलाफ है, जो कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की बात करती है। और वो स्पिरिट जो है वो रावलपिंडी बार एसोसिएशन केस में बुनियादी ढांचे की सूरत में हमें दे दी गई है। फिर आप आगे चले आर्टिकल 199 डर था इनको 199 से, उसको भी रिस्ट्रिक्ट कर दिया, वहां पर एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस बना दिए। यही समझ नहीं आ रही कि कौन सी रेट कहां जाएगी। और इस सारी तरमीम का जो सबसे बड़ा कैच है, जो कि इनको किसी न किसी टाइम पर लड़ जाएगा, वो ये है कि अगर एक चीफ जस्टिस के पास एक केस आ जाता है और वो खुद ही कह देते हैं कि ये केस आईनी नहीं है, और वो बेशक आईनी केस हो, तो उस सूरत में आप क्या करेंगे? आप उन चीफ जस्टिस साहब से जाके कैसे वो केस छीन के आईनी बेंच को भेजेंगे? इसका कोई तरीकाकार अंदर नहीं दिया गया। ये दिस अमेंडमेंट इज फुल ऑफ एनोमलीज, और ये एनोमलीज आगे जाके इनके अपने वापस आके इनको काटेंगी और इनको इसको रिवर्स करना पड़ेगा, क्योंकि ये अमल दरामद करना इस अमेंडमेंट के ऊपर पॉसिबल नहीं है जिस तरह इन्होंने किया है, बिकॉज आप रिड्यूस कर रहे हैं जुडिशरी को रेबल्स पर। और अब इस वक्त जो आप चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट की बात जो कि लेटेस्ट तज़किरा है, तीनों ही बहुत जबरदस्त जजेस हैं जो इस वक्त हैं, लेकिन अगर आप सीनियरिटी प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करेंगे, जिसको बार बार गलत कोट किया जा रहा है। मेरे साथ ये बड़ी जरूरी है बात करना कि सलमान राजा साहब की एक ट्वीट दिखाई जाती है और कहा जाता है कि जी सीनियरिटी प्रिंसिपल के ऊपर उन्होंने पहले और व्यू था, अब और था। जब आप सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट होते हैं तो इट इज सीनियरिटी कम फिटनेस, और ये बड़ा एज ओल्ड प्रिंसिपल है। ये सिंध हाई कोर्ट की भी जजमेंट है और वैसे भी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट में आप आ जाते हैं तो चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट जो प्योरली सीनियरिटी प्रिंसिपल पे होती थी, उसको आपने चेंज किया ताकि आप वंस अगेन कंट्रोल कर सकें। इस टाइम आपका वो प्रोजेक्ट भी फेल हो गया, बिकॉज टॉप 3 जजेस जो हैं वो मेरा नहीं ख्याल आपके कंट्रोल में हैं या कंट्रोल में आ सकते हैं। तो इन सारे का अगर आप जायजा लें तो इट इज कंट्रोल, कंट्रोल एंड कंट्रोल। बट आपको पता है फिर कंट्रोल अल्टीमेटली एक हायर अथॉरिटी के पास होता है, और उस हायर अथॉरिटी का जो कंट्रोल है वो नोबडी कैन चैलेंज, और उसको कंट्रोल का प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। एंड आई थिंक इनके साथ वही होगा। मेरा तो पर्सनल इसके ऊपर ओपिनियन ये जो आपने कहा है कि नोबडी कैन चैलेंज, तो क्या ये जो इतनी सारी आम हमारे जैसे सहाफ़ी को भी नज़र आता है कि इसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं, बुनियादी ढांचे के अगेंस्ट काफ़ी चीज़ें हैं, बुनियादी हकूक़ के चीज़ें हैं। फिर ये है कि चोरी के माल से अब माल जो होता है उसकी लीगैलिटी नहीं होती, कि अगर आप लोटों के ज़रिए एक तरमीम को लेके आते हैं, आईनी तरमीम लेके आते हैं, उसकी वैलिडिटी है और भी ग्राउंड्स। क्या ये चैलेंज हो सकती है, या होगी तो कैसे होगी, कौन करेगा? ये ज़रा हमें रोशनी डालें इस पे। सर मेरा जाती व्यू ये है कि इसका एक जो प्री चैलेंज था वो तो आज उन्होंने डिसमिस कर दिया, बट ये दोबारा फिर एक चैलेंज हो गई है कल पास होने के बाद। अब इस वक्त जो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है उसमें अगर इमीडिएटली टेकअप हो जाती है, वो तो हमारे जो एग्जिस्टिंग चीफ जस्टिस हैं या अब जो चीफ जस्टिस आते हैं वो टेकअप करेंगे। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द बेंच, क्योंकि उसका प्रिजाइडिंग ऑफिसर नहीं लगा कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का, तो उसकी एब्सेंस में मेरा ख्याल है शायद ये वहां पर भी टेकअप हो सकता है। और हो सकता है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस या कोई भी जज फुल बेंच बुलाएं और कहें जी कि हम इस इशू को एज अ फुल बेंच देखना चाहते हैं। आई नो इट्स अ डिफिकल्ट थिंग, बट सुप्रीम कोर्ट की पावर टू कॉल अ फुल कोर्ट मीटिंग जो है दैट कैन नॉट बी रिस्ट्रिक्टेड। और उस फुल कोर्ट की मीटिंग को आप आईनी तरमीम बेशक आ गई है, लेकिन आप उस फुल कोर्ट की मीटिंग के थ्रू बहुत कुछ जो है उसका जायजा ले सकते हैं। और मेरा ख्याल है इस आईनी तरमीम को अगर चैलेंज इसका कभी होना है और इसको सुनना है तो इसको पूरे का पूरा सुप्रीम कोर्ट सुने, ताकि एटलीस्ट हिस्ट्री हमें ये जरूर बता के जाए कि ये सुप्रीम कोर्ट का व्यू इसके ऊपर क्या था, क्या ये बुनियादी ढांचे के खिलाफ था कि नहीं था। और इसमें एक बड़ी खूबसूरत प्रोविजन आमिर साहब आप जरूर देखिएगा कि उन्होंने इतना गंद डाल के तो एक 9A की प्रोविजन दे दी कि हमें क्लीन एनवायरनमेंट जो है बुनियादी हक है। वो इसलिए नहीं दिया गया कि वो हमें इंटरनेशनली चाहिए या फलाना चाहिए, वो एक्चुअली गंद ही इतना डल चुका है इस आईनी तरमीम से कि उन्होंने कहा फिर एक क्लीन एनवायरनमेंट के लिए भी हम आपको एक प्रोविजन देते हैं ताकि आप कल को इसको फंडामेंटल राइट के तौर पर इन्फोर्स कर सकें।
एक तरफ तो आईनी अदालत जो है, क्योंकि आईनी तरमीम का मामला देखेगी, जो कहा गया कि जी 5 मेंबर का बेंच होगा, एक तरफ जो है जो रेगुलर सुप्रीम कोर्ट जैसी कैसी भी बची होगी वो कह सकती है कि जनाब हम फुल कोर्ट इसके अंदर करते हैं, तो ये एक तनाज़ा आ सकता है, ये कह रहे हैं आप? बिल्कुल आएगा जी, और इसमें बड़ी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन होगी, बिकॉज लेट से अगर एक केस रूटीन में आ जाए, बिकॉज आपको पता है पाकिस्तान में हर केस में आईनी प्रोविजन लाई जाती है। आर्टिकल 199 है ही आईनी प्रोविजन। हमारी हाई कोर्ट की सारी पेंडेंसी रिट जुरिस्डिक्शन में है, चाहे सिविल मैटर है। आप कई दफा जब अपने सिविल मैटर को चैलेंज करते हैं तो उसमें आप रिट फाइल करते हैं। लेट से कल मैंने एक सिविल रिविजन फाइल करनी थी, लेकिन अब मुझे रिट फाइल करनी पड़ी है ना सिविल कॉन्टेक्स्ट, तो क्या उसको हमारा आईनी बेंच सुनेगा अगर किसी स्टेज पे? तो ये वो छोटी छोटी चीजें हैं जिनको आपको इवेंचुअली डे टू डे बेसिस पर प्रॉब्लमेटिक होंगे। और ये शायद मंसूर अली शाह साहब ने कल, ये परसों केस सुनते हुए कल आई थिंक कहा भी है कि ये कौन डिटरमिन करेगा कि कौन सा बेंच है और कौन सुनेगा और कैसे सुनेगा। और आपको मजे की बात बताऊं, इट्स स्लाइटली इंटरेस्टिंग कि जो 9A की प्रोविजन है, ये मंसूर अली शाह साहब की जजमेंट में से ही निकाला हुआ एक्सट्रैक्ट, कि इसको आप कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन जो है उसमें डालने की कोशिश करें, तो वो उन्होंने डाल दी है, बड़ी पसंद है। लेकिन आज अगर किसी भी तरीके से किसी भी बेंचमार्क पर आप देखें तो इस वक्त सीनियरिटी पर भी पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से, कानून समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से, तालीम तरबियत हर पॉइंट ऑफ व्यू से वो मंसूर अली शाह साहब नंबर 1 है इस वक्त। और उनको ना लगाना एक बड़ा पाकिस्तान के साथ जुल्म होगा, बिकॉज एक जज जो है इतनी अर्ली एज से काम कर रहा है और उसने काम किया है ऑन द कॉन्स्टिट्यूशनल साइड एंड सिविल साइड, टैक्सेशन, हर साइड पर, उनका बेनिफिट ना लेना और उनका बेनिफिट ना करना हमारे से, आई थिंक पाकिस्तान के लिए बहुत बदकिस्मती होगा। माजी में जब भी कभी इस तरह की अपॉइंटमेंट्स हुआ और सीनियरिटी का प्रिंसिपल अगर तय नहीं, आइन में नहीं भी है, कानून में नहीं भी है, तो ये काफ़ी दफ़ा काफ़ी मुकदमात में ये सवाल ज़रूर आया कि अगर किसी की लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन को डिनाई किया जाता है तो फिर रीज़न्स देने बड़े ज़रूरी हैं। एक जनरल एक प्रिंसिपल रहा है। तो यहाँ ये जो क्लोज डोर में बजाय इसके कि जज हजरात ये कि जो पॉलिटिशियंस जो हैं ये 12 लोग अगर या 9 ही बैठ रहे हैं फ़िलहाल, तो ये जब जज करेंगे तो क्या ये रीजंस देंगे और इनको क्या देना चाहिए और उसकी लीगल और आईनी हैसियत क्या है? देखिए वैसे जी हमारे जनरल क्लॉजेस एक्ट का प्रिंसिपल है कि एवरी ऑर्डर हैज टू बी अ रीजनड ऑर्डर। उसके अलावा आर्टिकल 10A आइन में मौजूद है। आप पाकिस्तान का चीफ जस्टिस लगा रहे हैं तो उस चीफ जस्टिस को आप 3 लोगों में से सिलेक्ट कर रहे हैं। सो व्हेन यू से दैट आई एम नॉट सिलेक्टिंग नंबर 1 एंड गोइंग फॉर नंबर 2, यू हैव टू गिव रीजंस। ये कैसे हो सकता है कि आप रीजंस के बगैर, और जब आप रीजंस देंगे तो देन दैट ऑर्डर बिकम्स जस्टिफिएबल कि आप उसको चैलेंज कर सकते हैं। तो मैं यही तो समझ रहा हूँ कि इस कमेटी को ये रीजंस देने जरूरी होंगे, क्योंकि पहली दफा ये चीज हो रही है। ये नहीं हो सकता वो कहें जी कि नंबर 2 या नंबर 3 पे हमें जो बंदे हैं वो पसंद है तो हम लगा देते हैं। इट इज नॉट लाइक दैट। आप पाकिस्तान के हर ऑर्डर को, एक जनरल क्लॉजेस एक्ट भी एप्लीकेबल है, आर्टिकल 10A भी एप्लीकेबल है, तो क्या वो चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट पे जाके वो सारी की सारी प्रिंसिपल सस्पेंड हो जाएंगे? मैं समझता हूं कि इस कमेटी को रीजंस किसी स्टेज पर देने पड़ेंगे कि हम क्यों नंबर 1 के बजाय नंबर 2 पे जा रहे हैं और हमें क्या ऐसी जरूरत महसूस हो रही है। वरना तो देखे ना जी, प्रीटी मच एक हमारा एक प्रेसिडेंट भी है, अगर वो नंबर 2 को लगाते हैं, नंबर 3 को लगाते हैं, तो हाउ विल नंबर 1 सर्व अंडर हिम? वो एक तरीकेकार भी होता है, वो भी एक बड़ी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन। सो इफ यू आर अपॉइंटिंग नंबर 2, दैट मींस आप एसेंशियली नंबर 1 की सर्विसेज को एक्सटिंग्विश कर रहे हैं। वो सर्विस रिकॉर्ड जो 20-25 साल उन्होंने जजी की है, स्टार्टिंग फ्रॉम हाई कोर्ट टू सुप्रीम कोर्ट, आप उसका बेनिफिट ही नहीं लेना चाह रहे। मैं तो हमेशा कहता हूं द पोजीशन ऑफ द चीफ जस्टिस इज जस्ट द फर्स्ट अमंग इक्वल्स। उसके अलावा तो उनके पास क्या पावर, क्या प्रोविजन है? बाकी तो आपका कमेटी में चला गया लगाने का मामला। सो अगर चीफ जस्टिस की एडमिनिस्ट्रेटिव पावर से भी इतना खौफ और डर है तो फिर तो मतलब अल्लाह ताला माफ करे, अल्लाह हाफिज़ जी, फिर मैं क्या कह सकता हूँ। वैसे तो मुझे लगता है कि अक्लमंद लोग अगर हों तो, क्योंकि जो अचीव करना था, अदालत को कंट्रोल करना था, सुप्रीम कोर्ट को, वो तो कर चुके हुए हैं। तो एक बेख्तियार चीफ जस्टिस अगर मंसूर अली शाह अक्लमंद हो तो लगा दें, अगर इसको अवॉइड कर सकते हैं। साकिब मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि मुझे जो मेरी जो बातचीत हुई है मुख्तलिफ सियासतदानों से, उनका तो कोई मूड नहीं है इसमें वो फंस जाएंगे अगर फॉर एग्ज़ाम्पल जस्टिस मंसूर अली शाह को नहीं बनाते और किसी को बनाते हैं तो वो रीज़न देने पड़ेंगे, नहीं देंगे तब इशू, दें तो तब इशू।
बिल्कुल वो बगैर रीज़न के जो इन कैमरा रखा है उन्होंने रखा तो इसीलिए है कि बिल्कुल क्लोज डोर में ये फैसला कर दिया जाए और ना किसी को बताया जाए, ना को पूछे, और हम जो करें उसको मान लिया जाए। लेकिन मसला होगा जस्टिस मंसूर अली शाह को अगर नहीं लाते, जो वकला तहरीक है वो अगर जस्टिस मंसूर अली शाह को लाया जाता है तो फिर मेरे ख्याल में वो चीज़ें नीचे आ जाएंगी, सुकून हो जाएगा, फिर वो चैलेंज करेंगे रूटीन के। लेकिन अगर उनको नहीं लाया जाता तो फिर मेरे ख्याल में वकला बाहर निकलेंगे। और एक और भी पॉसिबिलिटी है, अगर जस्टिस मंसूर अली शाह नहीं आते तो मेरी इतला के मुताबिक कुछ बार एसोसिएशन ने उनको पहले ही जो है दावत दे रखी है कि आपने हमारी जो बार्स एसोसिएशन में आना है और ख़िताब करना है। वो ख़िताब रूल ऑफ लॉ पे, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी पे, जो रूटीन के ख़िताब जजेस करते होते हैं, तो उससे एक मोमेंटम भी जो है वो बन सकता है। उनको कोई रोक तो नहीं सकता कि आप जो है वो ख़िताब ना करें, तो एक मोमेंटम भी बन सकता है। यहीं पर एक और चीज़ मैं ऐड करूँ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के हवाले से, ये बिलावल भुट्टो जरदारी उन्होंने भी बात की और हुकूमती आज़म नज़ीर तारड़ उन्होंने भी बात की, नहीं ये तो जस्टिस मंसूर अली शाह ख़ुद जो है उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट के जब चीफ जस्टिस लगाया तो टॉप 3 में से उन्होंने तीसरे नंबर के उसको सिलेक्शन किया। और उन्होंने वो भी इस चीज़ पे कायल थे कि जो है वो मुख्तलिफ़ चीज़ें देखी जानी चाहिए, काबिलियत कितनी है और उनकी उसके बाद जो है वो उनको लगाना चाहिए, तो वो उसका शिकार हो गए हैं। ये एक बहस ये भी थी कि खुद क्योंकि रूल्स जो बनाए गए थे, रूल्स की अभी वो मंजूर तो नहीं हुए थे, लेकिन ये है कि उन रूल्स में ये था कि टॉप 3 में से बनना चाहिए। अब ये देखना है कि टॉप 3 वाली कैटेगरी में अगर इनको इग्नोर करते हैं तो फिर जो कमेटी है वो क्या कर सकती है या क्या करेगी? बैरिस्टर साहब, ये मंसूर अली शाह साहब, फौज के अंदर एक तरीकाकार, एक रवायत है कि अगर जर्नैल जो सुपरसीड हो जाते हैं फिर वो रिज़ाइन अक्सर कर देते हैं, तो यहाँ भी अगर सुपरसीड हो जाते हैं तो शायद ये कोशिश होगी कि वो रिज़ाइन करें, मगर अगर मंसूर अली शाह पब्लिक लाइफ में आ जाते हैं तो भी वो एक बड़ा एक लीथल एक उनके जो क्रीडेंशियल्स हैं वो एक लिथैलिटी उसके अंदर है। दूसरा, क्या ये तशफ़ी तसल्ली हो जाएगी जब मैं मुनीर मलिक साहब का और बाकी जो सीनियर वकला का जो तहरीक का ऐलान कर चुके हुए हैं, वो देख रहा हूँ कि इससे पार्शली थोड़ा सा फ़र्क तो पड़ेगा अगर मंसूर अली शाह साहब को लगाते हैं, मगर ओवरऑल ये जो आइनी बेंच का और आइन को, ये अदालतों को कंट्रोल करने का जो निज़ाम है, ACR उनकी जो है गवर्नमेंट बनाया करेगी, तो वो तशफ़ी हो जाएगी सिर्फ मंसूर अली शाह को लगाने से। मैं समझता हूँ कि अगर ये जिस तरह आपने भी थोड़ी देर पहले कहा कि अगर इंटेलिजेंट मूव हो तो इस वक्त उनको लगा दें, बिकॉज जिस तरह आपने कहा कि गवर्नमेंट के मुताबिक तो टूथलेस इंस्टीट्यूशन होगा सुप्रीम कोर्ट, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द बेंच जो है दूसरी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की वो अलग हो जाएगी। सो लगा देने में हर्ज कोई नहीं, बहुत सारी चीजें ठंडी हो जाएंगी। लेकिन अगर नहीं लगाते तो पीपल हु आर फाइंडिंग अ रीजन, जिस तरह वकला है, बहुत सारे और मामला हैं, तो वो फिर चीज हाइप अप करेगी। अगर आपने इस वक्त आईनी तरमीम को थोड़ी देर सस्टेन कराना है, चलाना है और इस चीज को ठंडा करना है, तो मंसूर अली शाह साहब का लगना बहुत ज्यादा जरूरी है। और वैसे भी हर आदमी की, जिस तरह आपने लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन की बात की है, उनके पास तो वैसे ही 2.5 साल थे अदरवाइज, तो अगर उनको ये मौका मिलेगा तो वो एक जबरदस्त आदमी है जो कि इस सुप्रीम कोर्ट को सारे को रिवैम्प करेंगे, नॉट ओनली सुप्रीम कोर्ट बल्कि हाई कोर्ट। फिर हाई कोर्ट के बारे में कहा गया कि उन्होंने 3rd नंबर पे लगाया तो उसको सपोर्ट किया। हाई कोर्ट के अंदर सीनियरिटी प्रिंसिपल इस तरह से इम्प्लीमेंटेड नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जो जजी जब आती है तो उसमें सीनियरिटी प्रिंसिपल की इम्प्लीमेंटेशन बड़ी क्लियर है इन टर्म्स ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ जस्टिस। सो ये बड़ा दोनों चीजों में फर्क है जिसको इस वक्त कंफ्यूज भी किया जाता है बाय सर्टेन क्वार्टर्स। अगर आप ऑनलाइन इसको बात, सो आई थिंक कि बड़ा इजी वे है कि ही शुड बी अपॉइंटेड एज द चीफ जस्टिस। दूसरा, याहिया साहब को अगर लगाते हैं, फर्ज करें, क्योंकि मुनीब साहब के साथ तो आपको पता है इतनी गवर्नमेंट की मोहब्बत है, तो अगर याहिया साहब को लगाते भी हैं तो याहिया साहब की तो अभी बहुत सारी एज पड़ी है, तो आई मे वुड नॉट वांट टू सर्व एज द चीफ जस्टिस। वो कहें कि मैं भी कंटिन्यू करना चाहता हूं एंड बाय द टाइम नियर माय मैं इसमें चीफ जस्टिस लग जाऊंगा, क्योंकि अभी तो उनकी एज ठीक ठाक, उनके पास टाइम, अगर वो भी लग जाते हैं तो रिटायर आफ्टर 3 इयर्स, लेकिन उनकी 65 जाते तक अभी काफी सारी एज है। मैं समझता हूँ ये सारे फैक्टर्स को मद्देनजर रखते हुए बेनिफिट करना चाहिए, इन लोगों से काम करवाना चाहिए पाकिस्तान की। मैं तो एक और एंगल भी आपको उसका बताऊंगा, क्योंकि ऑल 3 ऑफ देम आर एचएसओनियंस, हमारे स्कूल से पढ़े हुए, और इन तीनों की जो हिस्ट्री है अगर आप उठा के देखें तो वन ऑफ देम इज द बेस्ट लिविंग बॉय ऑफ एचएसएन। एक जो है, दोनों हेड बॉयज थे, एक मंसूर अली शाह साहब कॉलेज प्रीफेक्ट, तो ये बड़े पढ़े लिखे और अच्छे बैकग्राउंड के लोग हैं। ऐसे नहीं है कि जिनको लगाएंगे तो खुदा ना खास्ता बैठ के साजिशें करेंगे या कोई ऐसी चीज करेंगे। सो ऑल 3 आर इक्वल, बट मंसूर अली शाह बीइंग द सीनियर मोस्ट, उनको आई थिंक ये मौका देना चाहिए कि वो अपनी सारी रिफॉर्म्स को इंप्लीमेंट करें एंड देन ही पासेस ऑन द बैटन टू द नेक्स्ट वन।
वेलकम बैक नाजरीन। मैं बैरिस्टर पिलसोता साहब आपसे चाहूँगा कि ये इसके अंदर इतनी कॉम्प्लिकेशंस आ गई हैं इस तरमीम के बाद, कुछ का हमने जिक्र किया, कुछ मज़ीद जब प्रैक्टिकली इसको इन्फोर्स करेंगे तो और भी सामने आएंगी। इसने चैलेंज हर सूरत में होना ही होना है। तो वो क्या, एक दो का मैंने जिक्र किया है एज अ लेमैन, ग्राउंड्स का क्या बड़ी ग्राउंड्स हैं जिसके ऊपर ये चैलेंज होगी, और उसके साथ में ये भी फरमाइएगा दोबारा उस चीज़ पॉइंट पे मैं चाहूँगा कि ये जो इतनी छोटी सी मतलब है कि 5 मेंबर का बेंच जब सुनेगा कि इससे बहुत छोटे इश्यूज़ के ऊपर फुल बेंच बनता रहा, तो वो क्या मशवरा होगा? ग्राउंड्स पहले, सबसे पहली बात तो ये जी इस ग्राउंड पर चैलेंज होगी कि इस आईनी जो अमेंडमेंट है इसके ऊपर कोई बहस नहीं हुई। जिस तरह ये फ्लोट की गई, वो फ्लोट करने का प्रोसेस जो है वो भी गलत था। आईनी तरमीम के जो अपने अंदर इस वक्त कंस्टिट्यूएंट्स उन पर आ जाती हैं। ये बुनियादी तौर पर आईनी तरमीम जो है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के खिलाफ है, जो कि रावलपिंडी बार एसोसिएशन केस के बाद अब एक आईनी ढांचे का बुनियादी हिस्सा है कि आप कोई ऐसा अमल नहीं कर सकते जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के खिलाफ हो। अब मजीद अगर बारीक बीनी से देखें तो आप आर्टिकल 1872 को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, यानी सुप्रीम कोर्ट की जो पावर टू डू कंप्लीट जस्टिस है उसको रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। तो वंस अगेन ये एक अटैक है ऑन द सुप्रीम कोर्ट। सेकेंडली, द एग्जीक्यूटिव की जो पावर है टू रेगुलेट द अफेयर्स ऑफ द चीफ जस्टिस, अगर आपको याद हो तो मुनीब साहब ने कहा था कि जो मास्टर ऑफ रोस्टर है, अगर उसकी पावर पार्लियामेंट एक्सरसाइज करती है तो विल इट नॉट इम्पिंज द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। वो होगा तीसरा फैक्टर। चौथा फैक्टर इसमें आएगा कि आर्टिकल 199 जो कि एक बड़ी डाइवर्स जुरिस्डिक्शन है, उस जुरिस्डिक्शन को एक रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश की जाएगी, बिकॉज वो अमलन पॉसिबल नहीं होगी उसकी रिस्ट्रिक्शन उस लेवल पर जाकर कि जहां पर आप ये डिसर्न करें कि जनाब ये जुरिस्डिक्शन अब यहाँ जाएगी और इधर हम अलग करेंगे। फिर आर्टिकल 1843 में एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट की गई है कि जो आपके सामने पिटीशन की प्रेयर आएगी आप उससे बियॉन्ड नहीं जा सकते। ये कॉन्सेप्ट, ये स्कोप ऑफ गोइंग बियॉन्ड द प्लीडिंग्स है, ये सिविल प्रोसीजर कोड के अंदर आपकी कोई दावा हो उसमें तो समझ आती है, बट सिटिंग इन एक्स्ट्राऑर्डिनरी जुरिस्डिक्शन अंडर आर्टिकल 1843 व्हेन इट रिक्वायर्स अ मैटर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस एंड वायलेशन ऑफ अ फंडामेंटल राइट टू क्वालिफाई दैट, उसमें आप इसको रिस्ट्रिक्ट करें तो ये पॉसिबिलिटी नहीं होगी। फिर जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेंच है, आईनी बेंच, उसके अंदर कोर्ट विद इन सुप्रीम कोर्ट क्रिएट करना मुनासिब अमल नहीं होगा, और ये 100% जो है आइन की जिसे कहते हैं मुखालफत में होगा, क्योंकि इसके अंदर एक एस्पेक्ट आमिर साहब और भी देखा जाएगा जो कि मैं समझता हूँ बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, लेकिन वो थोड़ा बारीक है कि आप जब वो उसका आइन का बुनियादी ढांचे के उसका जो बेसिकली दिबाचा पढ़ते हैं तो उसमें जो लोग इसके लिए वोट कर रहे हैं उनकी अपनी सबकी पिटीशंस ट्राइब्यूनल्स में मौजूद हैं जो कि अभी तक डिसाइड नहीं हुई। कल को अगर ये डिसीजन आ जाता है कि उनकी सारों की पिटीशंस जो हैं वो उनके खिलाफ डिसाइड हो जाती हैं, दे वर नॉट मेंबर्स, तो हाउ डू यू एक्सपेक्ट दिस पार्लियामेंट्री, ये जो आपका सारे का सारा अमेंडमेंट है टू रिप्रेजेंट विल ऑफ द पीपल। आपने आइन की तरमीम एक ऐसी असेंबली ने कर दी है जिसका अपनी जो एक जिसे कहते हैं एग्जिस्टेंस एट स्टेक होगी। तो ये मोटे मोटे फैक्टर्स हैं जो मेरे ज़हन में आते हैं जिनकी बुनियाद पर इसको चैलेंज किया जाएगा। और जहां आपने बेंच का सवाल पूछा है, बेंच के सवाल पर मैं समझता हूं कि वो ऑफ कोर्स एक प्रिजाइडिंग बेंच ऑफिसर क्रिएट करना विद इन द सुप्रीम कोर्ट, वो एक ऐसी चीज होगी जिसके अंदर ऑफ कोर्स एग्जीक्यूटिव की पावर टू रेगुलेट द बेंचेस बहुत ज्यादा हो जाएगी, और जब वो पावर आ जाएगी तो फिर ऑफ कोर्स उसके अंदर देयर इज नो एंड टू इट। फिर आप रिव्यूज लगाएंगे, फिर आप जो मर्जी उसमें लगाएं, फिर आप उन जजेस का व्यू जो कि ऑलरेडी खिलाफ है, अगर वो सारे बैठ के इस पर रिव्यू करेंगे। पहले तो ये काम बेंच फिक्सेशन और तरह होता था, जिसको हम ख्याल बेंच और ये सब कुछ कहते थे, लेकिन अब वो चीज जो है उसको आपने लीगल जस्टिफिकेशन दे दी है जिसके खिलाफ आप बोलते रहे ऑल अलोंग। आई एम टॉकिंग अबाउट द पॉलिटिकल फोर्सेस इन दिस कंट्री। तो जब आप देंगे तो फिर ऑफ कोर्स फिर फैसले जो है उनके अंदर भी वो चीजें रिफ्लेक्ट होंगी। जी साकिब, ये बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे भी डिपेंड करता है कि अदालत से बाहर सड़कों पे क्या सूरत हाल हो रही है, क्योंकि ये वैक्यूम में तो नहीं हो रहा। ये मुनीर मलिक साहब ने ये कहा है कि हमारी जिद्दोजहद जो है अदालतों में भी होगी और सड़कों पे भी होगी। पहले ही सड़कें नहीं संभाली जाती हैं जब ये PTA की कॉल आ जाती है पूरा, और उन्होंने ऐलान किया हुआ है कि जनाब अब पूरे मुल्क के अंदर हम जो है ये ब्लॉक कर देंगे, और साथ में अगर वकला भी मिल जाते हैं, सिविल सोसाइटी भी मिल जाती है, पोलिटिकल भी अपोजिशन जो है PTA बहरहाल उनकी उसको अंडरमाइन नहीं किया जा सकता, उनकी स्ट्रीट पावर को। तो ये कितना किसका इम्पैक्ट होगा अदालत के अंदर?
मेरा ख्याल ये है कि हुकूमत के लिए संभालना मुश्किल होगा, और दूसरी जानिब जो जस्टिस याह्या अफरीदी जिस माइंड सेट के जो जज हैं, जिस तरह उनका तरीक़ाकार है, जिस तरह वो एक अलग थलग रखते हैं अपने आप को हर मामले में, तो उनके लिए भी बहुत बड़े चैलेंजेस होंगे। मतलब सिर्फ वो चीफ जस्टिस बन जाएंगे और चलाना शुरू कर देंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक मॉरल प्रेशर उनके ऊपर होगा, वो बरतानिया टाइप के बताया जाता है जी, बरतानिया टाइप के जजेस में शुमार रहता है उनका भी, तो वो उनके ऊपर भी अगर तीसरे नंबर वाले उनको लगाया जाएगा तो ये अज्यूम करना कि वो प्लायंट होंगे और वो हुकूमत की ख्वाहिशों के मुताबिक चलेंगे, तो उन पर एक एक्स्ट्रा मॉरल प्रेशर होगा। आज तक जैसे याह्या अफरीदी के उनके हवाले से एक परसेप्शन है कि वो एक गैर जानिबदार जज हैं, बिल्कुल इंडिपेंडेंट हैं, बिल्कुल वो टीवी नहीं देखते, किसी पे कोई कमेंट नहीं करते, इस तरह बिल्कुल स्ट्रेट जो है वो चलते हैं। तो अगर वो आज चीफ जस्टिस नामजद हो जाते हैं और कल लाहौर से कराची तक या बलूचिस्तान या केपी में वकील जो है वो बड़े रहनुमा प्रेस कॉन्फ्रेंसेज करें, वो कहते हैं हम चीफ जस्टिस नहीं मानते, तो सबसे बड़ा चैलेंज कि उन्होंने कहा कि आपको तो चैलेंज ये आ गया कि वो कह रहे हैं हम मानते ही नहीं है, फिर वो इन आईनी तरमीम को चैलेंज करेंगे, बाहर अलग से जो है वो एहतजाज की कैफियत होगी, और सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब ये आईनी तरमीम को चैलेंज किया जाएगा, फिर उनके लिए ये भी चैलेंज होगा कि उस पर फुल कोर्ट आपने बनानी है नहीं बनानी, इसको एंटरटेन कैसे करना है या नहीं करना। ये ऐसे चैलेंजेस हैं जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब को आप बिल्कुल साइड लाइन करेंगे तो ये अगर इस पे कंप्रोमाइज कर लिया वकला ने, पॉलिटिकल पार्टीज ने या सिविल सोसाइटी ने, तो मेरा ख्याल है कि आइंदा आने वाला जो मंजरनामा है हमें जुडिशरी का वो बड़ा ही भयानक नजर आएगा। जी, मैं बैरिस्टर साहब चाहूँगा एक और थोड़ा सा एकेडमिक क्वेश्चन हो जाता है, मगर ये जो आइन की शिकें हैं इनका वक्त के साथ हालात के साथ जो है लोगों का जो इर्तिकाई जो बयानिया है, जो इसको इवॉल्विंग नैरेटिव चेंज होता है हमेशा, तो 184(3) का फॉर एग्जांपल ये बहुत ज़्यादा इफ्तिखार चौधरी एंड साकिब निसार ये शिकायत होती थी कि बेजा इस्तेमाल, तो अभी जो सूरत हाल हालात हैं, जिस तरीके से बुनियादी हकूक़ की पामाली की जा रही है, चादर चार दीवारी का तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, उसमें तो मेरे जैसे भी लोग ये कहेंगे कि इसका इस्तेमाल करना चाहिए, अब नहीं तो कब कर रहा है। तो ये जो सीनियरिटी के प्रिंसिपल का भी यही वाला है कि इन हालात में जो सुप्रीमेसी और पार्लियामेंट वैसे हम भी कहते थे होनी चाहिए, मगर इन हालात में वो भी सारी ये क्वेश्चनेबल हो जाता है। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, और अगर आप इस आईनी तरमीम की जो ड्राफ्टिंग है ना उसको पढ़े तो वो भी बड़ी अजीब मजेदार किस्म की ड्राफ्टिंग है, और वो मेरी समझ से बाहर है कि इतनी जल्दी में अगर आपने लिखना है तो आप उसको थोड़ा सा मुनासिब तरीके से लिख लें। आपने 1843 की बात ही की है, और 184 के अंदर उन्होंने बेसिकली जो वर्ड इस्तेमाल किए हुए कि उस अपने दायरे इख्तियार से बाहर नहीं जा सकता, सुओ मोटो जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज करते हैं और उस दरखास्त के अंदर रहना है। सुओ मोटो के अंदर तो आप वो करते ही नहीं है, क्या कहते हैं, दरखास्त, आप तो सो मोटो लेट खुद कल सुप्रीम कोर्ट ले लेता है, तो फिर आप उनका दायरा इख्तियार कैसे लिमिट करेंगे? कल को सुप्रीम कोर्ट समझता है कि हमने एक इशू के ऊपर सो मोटो लेना है, तो फिर उसका दायरा इख्तियार कौन मुख्तस करेगा? ये मतलब छोटी छोटी बेसिक चीजें जो कि हमारे जैसे वकला जो कि इनके भी 20-25 साल प्रैक्टिस है उनको नजर आना शुरू हो गई हैं। तो आप खुद सोचें कि जब हेस्ट में कुछ चीज होती है, 18वीं तरमीम नो डाउट मैं खबर देता चाहूँ कि ज़राए के हवाले से टीवी पे ये अभी चल रहा है कि याह्या अफरीदी साहब का चीफ जस्टिस के नाम के तौर पे तकरीबन फाइनल हो चुका हुआ है। तो वो जो हम आगे हाइपोथेटिकल साकिब साहब आपसे भी बात कर रहे थे कि वो आने के बाद एक नए इम्तिहान होंगे इस चीज़ के, तो अभी जो क्वेश्चंस आ जाते हैं, बैरिस्टर साहब आपसे कंक्लूडिंग रिमार्क चाहता हूँ कि अब वो अगर उनका नाम ये फाइनल हो जाता है तो फिर ये भी देखना होगा कि जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब कैसे रिएक्ट करते हैं, फिर सड़कों पे वकला की क्या रिएक्शन आता है, विद इन दी बेंच जो है बाकी जजेस क्या कैसे इसको लेते हैं। सो इसको कंक्लूड कीजिएगा। मेरा ख्याल है जी chaotic सिचुएशन होगी, बिकॉज लॉयर्स वगैरह ने तो ऑलरेडी अपनी पोजीशन ले ली हुई है एंड दे हैव सेड कि दे वांटेड मंसूर अली शाह साहब, सो सिचुएशन तो chaotic होगी, पीपल विल नॉट एक्सेप्ट इट लाइक दैट। बाकी इन दो बाकी जजेस का क्या व्यू आता है वो भी इंटरेस्टिंग होगा देखने के लिए। ये भी हो सकता है कि याह्या साहब जो है वो मुशावरत से भी इस चीज को एक्सेप्ट कर लें और कहेंगे जी अभी उन्होंने उनकी साइड से तो एक्सेप्टेंस नहीं आई है, उनको तो नहीं दिया गया। सो काफी सारी चीजें जो देखनी पड़ेगी इन द नेक्स्ट 2 days टू गो। याह्या अफरीदी जो है वो अनप्रेडिक्टेबल है, हमेशा हमने देखा है जजमेंट्स में, तो अब उनका नाम जो है वो फाइनल हो गया है, तो अब देखना है कि उनकी तरफ से वो एक्सेप्ट करेंगे या कोई सेकंड ऑप्शन भी ले सकते हैं।
बहरहाल ये अभी जो है ज़राए के हवाले से चल रहा है, जब तक ऑफिशियली नोटिफाई नहीं हो जाता और उनकी एक्सेप्टेंस नहीं आ जाती तो उस पर बात करना मुश्किल है। मगर इन एनी केस जो है ये एक काफ़ी सारे सवाल खड़े हो जाते हैं कि ये सारे मामलात किधर जाते हैं। सवाल ज़्यादा हैं और जवाब कम हैं, चीफ जस्टिस के हवाले से भी, फिर बाकी जजेस की तैनाती के हवाले से भी, फिर कंट्रोल जो अदलिया के ऊपर जो एग्जेक्टिव का आता है इसके हवाले से एक कड़ा इम्तिहान आ गया है। और मैं समझता हूँ गवर्नमेंट ने अपने लिए मुश्किलात में इजाफा किया है। पहले ही इनको शुक्रगुजार होना चाहिए था कि इस तरह के हालात में इनको इतना टाइम मिल रहा है, तो वो बैल मुझे मार वाली सिचुएशन ही लगती है। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर प्रसूता साहब आपके वक्त निकालने का। साकिब बशीर आपके साथ इंशाल्लाह मिलेंगे दोबारा।